प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जूट कल्टीवेशन। जूट कल्टीवेशन में फर्स्ट है क्लाइमेट एंड सॉइल, जलवायु तथा मृदा। जूट की जो फसल है उसके लिए उष्ण तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है एवं 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पर आपेक्षिक आर्द्रता 70 से 90% हो एवं औसत तापमान 20 से लेके 24 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड के क्षेत्र में की जाती है। इसकी खेती के लिए एल्यूवियल मृदा अच्छी मानी जाती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है जहाँ पे एल्यूवियल सॉइल होती है वो इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। तथा मृदा का जो पीएच है 7 से लेके 7.5 पीएच वाली मृदा इसकी खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। फर्स्ट पॉइंट है ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, उष्ण तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है। दूसरा तापमान 24 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए अच्छा माना जाता है। रेनफॉल जो वर्षा है वो 150 से लेके 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ये अच्छे से होती है। ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो कितनी होनी चाहिए? सापेक्षिक आर्द्रता 70 से 90%। सॉइल जो है मृदा वो जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी एवं जो पीएच है सॉइल का वो 6 से 7.5 पीएच वाली सॉइल इसकी कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन, खेती करना। खेती करने में सबसे पहले पॉइंट होता है सोइंग, बुवाई। इसकी जो बुवाई होती है जूट की वो प्री मानसून रेन जो होती है हमारी उसके होने के बाद में की जाती है, अप्रैल व मई में। जो सोइंग है, जो बुवाई है, उसमें दो मेथड यूज़ किए जाते हैं। पहला है ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा है डिबलिंग। बाई ब्रॉडकास्टिंग बिखेर कर और डिबलिंग को हिंदी में कहते हैं रोप कर। डिबलिंग जो होती है उसमें सीड्स को एक एक जगह पे इस तरीके से रोपा जाता है मिट्टी के अंदर, जबकि जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसमें सीड्स को स्प्रे कर दिया जाता है, फैला के बिखेर कर बुवाई की जाती है। और बुवाई से पहले जो है खेतों को अच्छी तरह से जोत कर तैयार कर लिया जाता है। नेक्स्ट है थिनिंग, जिसको हम बोलते हैं निराई। जो बीज बोने के बाद में बीज का जब अंकुरण हो जाता है उसके पश्चात निराई की जाती है एवं निराई में दो पौधे जो हैं उनके बीच की दूरी जो है वो 4 से लेके 6 इंच रखी जाती है, बाकी पौधों को हटा दिया जाता है जिससे कि दो जो पौधे हैं वो अच्छे से अपने आप को ग्रो कर पाएँ और वहाँ के जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें। नेक्स्ट है निराई के बाद में वीडिंग। वीडिंग का मतलब होता है जो खरपतवार होती है उसको हटाया जाता है और जूट की खेती में 2 से 3 टाइम इसकी खरपतवार को हटाने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में होता है हार्वेस्टिंग, कटाई। फसल की जो कटाई है वो 3 से 4 महीने के पश्चात में की जाती है और जो कटाई है उसमें हमें ये याद रखना है जो कटाई जो होती है इसकी वो फ्लावरिंग स्टेज में की जाती है। फ्लावरिंग का मतलब होता है जब फ्लावर्स आने लगते हैं, पुष्पन अवस्था जो होती है उस टाइम पे इसकी कटाई की जाती है। और कटाई के समय पे जो प्लांट है, जो पौधा है, उसको बिल्कुल उसके नीचे से काटा जाता है। जैसे ये रूट्स है तो यहाँ से बिल्कुल बेस से कटाई की जाती है एवं तनों के बंडल्स बना के इकट्ठे करे जाते हैं। इस तरीके से बंडल बना लिए जाते हैं इन स्टेम के और उनको इकट्ठा करके उस खेत के अंदर 2 से 3 दिन के लिए उन बंडलों को छोड़ दिया जाता है जिससे कि पत्तियां जो हैं वो सूख कर गिर जाएं। तो इसमें हार्वेस्टिंग में आपको याद रखना है कि हार्वेस्टिंग 3 से 4 महीने के बाद में पुष्पन अवस्था फ्लावरिंग स्टेज पे होती है। हार्वेस्टिंग जब कटाई करते हैं तो जो स्टेम है उसको बेस से तल से काटा जाता है एवं उनके गट्ठर बना के बंडल्स बना लिए जाते हैं और उन बंडल को 2 से 3 दिन के लिए खेत में छोड़ दिया जाता है जिससे कि उनकी जो लीव्स हैं सो देयर लीव्स आर ड्राई एंड फॉलिंग आउट। नेक्स्ट जो है इसमें वो है हमारा फाइबर एक्सट्रैक्शन। फाइबर एक्सट्रैक्शन का मतलब है रेशों का निष्करण। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो जूट जो फाइबर होता है वो क्या होता है? फ्लोएम होता है, सेकेंडरी फ्लोएम होता है बेसिकली। तो जो सेकेंडरी फ्लोएम को हमें निकालना होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फाइबर एक्सट्रैक्शन। द जूट प्लांट्स फाइबर्स लाइज बीनीथ द बार्क। ये जो हमारी जूट की जो स्टेम होती है उसकी बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम बार्क बोलते हैं, छाल जो होती है। और बीच के अंदर यहाँ पे इसके बीच में एक वुडी काष्ठीय सेंट्रल पार्ट जो होता है जो कि हमारा क्या होता है? सेकेंडरी फ्लोएम होता है।
उसमें को निकालना ही क्या कहलाता है, फाइबर एक्सट्रैक्शन कहलाता है। द जूट प्लांट्स फाइबर्स लाइज बीनीथ द बार्क एंड सराउंड द वुडी सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम, दैट इज द सेकेंडरी फ्लोएम। अब इसमें इसके जो स्टेप्स है वो क्या क्या होते हैं, पहले गट्ठर बनाए जाते हैं, नेक्स्ट रेटिंग को हम बोलते हैं, इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे, यहाँ पे आप बस स्टेप्स देख लीजिए। फाइबर एक्सट्रैक्शन में सबसे पहला स्टेप होता है कि जो हमने कटाई के बाद में जो स्टेम्स जो होते हैं उनके जो बंडल बनाए जाते हैं, उसके बाद में उनके रेटिंग की जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रैपिंग, वॉशिंग, स्क्यूजिंग द एक्सेस वाटर, सन ड्राई, बेलिंग, कच्चा पैकेजिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। दिस आर द बेसिक स्टेप्स इन द फाइबर एक्सट्रैक्शन। इनको हम डिटेल में भी स्टडी करते हैं। पहला देखिए रेटिंग वो प्रक्रिया होती है, पहला जो स्टेप होता है वो रेटिंग होती है। रेटिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम रेशों को, जो फाइबर्स है उसको तने की कास्ट से ढीला व पृथक करते हैं। तो रेटिंग इज अ प्रोसेस इन विच फाइबर गेट लूजेंड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द वुडी स्टॉक। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम रेटिंग प्रोसेस के अंदर, हमने जो बंडल्स बनाए थे उन बंडल्स को हम पानी के अंदर डाल के रखते हैं, और जो पानी जो है एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर पानी की गहराई होनी चाहिए। इन बंडलों को तालाब के जल में भी डाल दिया जाता है, और जो बंडल्स हैं उनको डूबी हुई अवस्था में रखते हैं, और डूबी हुई अवस्था में हम इनको कम से कम 10 से 30 दिन के लिए इनको डूबी हुई अवस्था में रखते हैं। डूबी हुई अवस्था में रखने के कारण क्या होता है बच्चों, जो माइक्रोब्स जो होते हैं वो जल में इन बंडल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, एवं जो उनकी एक्टिविटी जो होती है उसकी वजह से जो तने की कोशिकाओं से क्या होता है, जो पैक्टिन, जो गम, जो म्यूकस सब्सटेंस होते हैं वो हटने लग जाते हैं, तथा सेकेंडरी फ्लोएम जो होते हैं वो हमें ऑब्टेन्ड हो जाते हैं। इनके जो बैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम पैक्टिनोवोरम, क्लोस्ट्रीडियम फैल्सीनियम। ये जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें रेटिंग प्रोसेस में, सड़ाने में। हिंदी में रेटिंग को हम बोलते हैं सड़ाकर। तो रेटिंग इज द प्रोसेस इन विच द फाइबर गेट लूजेंड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द वुडी स्टॉक। द बंडल्स आर स्टेप्ड इन वाटर एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर डेप्थ। जो बंडल्स होती हैं उनको हम पानी में डुबो के रखते हैं। ड्यू टू द माइक्रोब्स एक्टिविटी, सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी की वजह से स्टेम का जो पैक्टिन जो होती है लेयर, गम व जो अदर म्यूसिलेस सब्सटेंस होते हैं स्टार्ट डिजॉल्विंग। दिस प्रोसेस रिक्वायर 10 to 30 डेज। और जो रेटिंग का जो प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है, कई क्रॉप्स में बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मैच्योरिटी, क्रॉप बहुत ज़्यादा मैच्योर होगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा, पानी की गहराई पे व तापमान जो होते हैं उन पे जो रेटिंग प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है। ये याद रखिएगा कौन कौन से जो बैक्टीरिया हैं जो कि रेटिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। रेटिंग के बाद में नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग में क्या करेंगे हम, वो जो सड़ने के बाद में जो सेकेंडरी फ्लोएम्स होते हैं वो बहुत ही लूजेंड हो जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रैपिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें कि हम जो फाइबर्स हैं उनको रिमूव करते हैं स्टॉक से। तो स्ट्रैपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फाइबर फ्रॉम द स्टॉक। जो सेकेंडरी फ्लोएम जो है, यानी कि हमारा जो फाइबर है उसको स्टॉक से रिमूव करने के प्रोसेस को स्ट्रिपिंग कहते हैं। और स्ट्रिपिंग कब होगा, जब पूरी रेटिंग हो जाएगी, क्योंकि रेटिंग के बाद ही सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं वो लूजेंड होते हैं। नेक्स्ट है फाइबर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में हम एक्सट्रैक्टेड फाइबर्स आर वॉश इन क्लीन वाटर। उनको जो फाइबर्स हमें मिले हैं सेकेंडरी फ्लोएम बेसिकली, उनको हम साफ़ पानी में धो के रखते हैं, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। उसके लिए हम उसको बैम्बू की जो रेलिंग होती है उस पर लटका दिया जाता है उन फाइबर्स को, जिससे कि उसका जो पानी होता है वो निकल जाए। वह सन के अंदर, सूर्य की रोशनी के अंदर उनको सुखाया जाता है 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद में उनकी बेलिंग एंड पैकेजिंग की जाती है, उनको इकट्ठा कर लिया जाता है एवं उनको मार्केट में सेल करने के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड वैरायटीज़। जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं इसमें ये बहुत कॉम्पिटिशन से पूछा जाता है कि जूट रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये है वेस्ट बंगाल के बैरकपुर, जो है बैरकपुर में है जूट रिसर्च सेंटर। और ये है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये न्यू दिल्ली में है। इन दोनों के कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इन्होंने बहुत सारी वैरायटीज़ बनाई हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ जो हैं जूट की वो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। पहला है कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस जो है, जिसको हम बोलते हैं वाइट जूट।
इसके इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ में है फंडुक, फुलेश्वरी एवं धालेश्वरी एवं कॉर्कोरस ओलियोटोरियस, जिसको हम टोसा जूट बोलते हैं। इसकी जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं वो है टोसा, देसी एंड चिंसोरा। थैंक यू सो मच।